जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक तेलुगु हॉरर मूवी के बारे में, जिसकी कहानी काफी अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक गांव से थोड़ी दूर पे एक पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है और उस पहाड़ की तरफ एक बड़ी सी गुफा होती है। उस गुफा के अंदर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि एक बहुत ही अजीब और भयानक काली मूर्ति के सामने बैठकर रिचुअल कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग अपने सर पे नारियल फोड़ते हैं और इस ग्रुप के पूरे लोग अंधविश्वासी होते हैं जो कि काले जादू पे बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे। दरअसल वो जो मूर्ति होती है वो किसी भगवान की नहीं होती, बल्कि वो एक भयानक ईविल शक्ति की मूर्ति होती है जिसे वो लोग अपना भगवान मानते थे। इनका विश्वास उन देवताओं पर नहीं होता जिसे हम लोग पूजते हैं। इनका विश्वास उसी ईविल शक्ति पे होता है जिसे ये लोग देवता मानते हैं। और ये लोग इनकी पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके जीवन में कई सारी अधूरी ख्वाहिशें होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चाहिए होती हैं। इसीलिए वो इस भयानक मूर्ति के सामने आते हैं और वो अपनी सारी मांगे उसके सामने रखते हैं और रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि इनकी इच्छा पूरी करवाने में वो जो इविल शक्ति है वो उनकी मदद कर सके। उसके बाद सीन कट होता है और हमें आनंद नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया करता था। वो ऑफिस के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करता है, लेकिन आनंद जो था वो कोई सिंपल आदमी नहीं था, बल्कि वो उसी ग्रुप का हिस्सा था जो कि ईविल देवता की पूजा करते थे। और आनंद भी उस गुफा में जाता रहता था उस पूजा को करने के लिए। आनंद के ड्रॉर के अंदर भी कई सारे मंत्र तंत्र से जुड़ी हुई चीजें होती हैं और ये देखते ही उसके ऑफिस के स्टाफ को गुस्सा आ जाता है और वो लोग आनंद को मारना पीटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आनंद यहाँ पर काला जादू करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस आती है तो वो आनंद को पकड़ के ले जाती है और उसके बाद आनंद को वो बुरी तरह पीटते हैं। लेकिन आनंद उन्हें कोई भी बात नहीं बताता कि आखिर उस ड्रॉर में उसने वो सब चीजें क्यों रखी थी। उसके बाद वो अपनी फटी हुई शर्ट के साथ ही अपने घर चला जाता है और घर में उसकी बीवी और उसकी 10 साल की बच्ची होती है जिसका नाम मीरा होता है। दरअसल ऑफिस में उसे जो पीटा गया था आनंद को उससे कोई भी चिंता नहीं थी और वो इस बात को बहुत ही जल्दी टाल देता है। उसकी वाइफ को अच्छी तरह पता था कि आनंद किस टाइप का आदमी है, इसीलिए वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलती क्योंकि चाहे कितना भी समझा लो आनंद उसकी बात सुनता ही नहीं था और एट द एंड जो उसे करना होता था वो करके ही रहता था। अब रात को आनंद उस ईविल की फोटो को अपने सामने रखता है और उसके बाद वो अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकालता है और फिर वो डरावने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और पूरी रात वो अपने भगवान की पूजा करता रहता है। पड़ोस के लोगों को लगता है कि शायद उसके घर में काला जादू हो रहा है, इसीलिए वो लोग तुरंत वहां पर आते हैं और उससे झगड़ा करने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग इस घर में बिल्कुल मत रहो और जल्दी से जल्दी इस घर को खाली कर दो क्योंकि काले जादू की वजह से यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अब मजबूरी में आकर आनंद और उसकी पूरी फैमिली को वहां से निकलना पड़ता है और वो अब अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उस नए घर के ऊपर वाले फ्लोर में एक म्यूजिक लेडी अपने बूढ़े बाप के साथ रह रही होती है और जब वो गाना गा रही होती है तो उसके गाने की आवाज सुनकर आनंद की बेटी को म्यूजिक सीखने का शौक हो जाता है। मीरा अपनी माँ से बोलती है कि मुझे भी उसके पास जाना है सिंगिंग सीखने के लिए और उसकी माँ ऊपर जाकर उस म्यूजिक टीचर से बात करती है। वो कहती है कि मेरी बेटी को भी सिंगिंग का शौक है, तो क्या आप उसे भी सिंगिंग सिखा सकती हो। ये सुन के म्यूजिक टीचर मान जाती है और अगले दिन से वो क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अब नए घर में आने के बाद रात को आनंद फिर से अपने रिचुअल शुरू कर देता है और वो सिविल की फोटो अपने सामने रखता है और जीभ निकालकर वो डरावने मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अब यहाँ पर भी पड़ोसी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर परेशान हो जाते हैं और वो लोग कॉल करके बोलते हैं कि इस ड्रामा को बंद कर देना चाहिए, लेकिन आनंद इससे और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि ये मेरा रिचुअल है और बीच में कोई आया तो मैं उसे मार दूंगा। इसी गुस्से में वो अपनी वाइफ को पीटता भी है और ये सब आवाजें सुनकर जो म्यूजिक वाली टीचर होती है वो नीचे आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर उसे क्या प्रॉब्लम है। ये सारा सीन देखकर आनंद की जो बेटी होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और म्यूजिक टीचर मीरा को बोलती है कि तुम मेरे घर चलो क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो ये सब देखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए वो मीरा को तुरंत अपने घर ले जाती है। अगले दिन मीरा अपनी माँ के पास आती है और वो रो रो कर बोलती है कि माँ तुम पापा से बिल्कुल भी लड़ा मत करो और अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो घर के अंदर ही लड़ाई करो क्योंकि पड़ोसी के सामने बहुत ज्यादा ड्रामा हो जाता है क्योंकि ऊपर वाले घर में उसे अब दोबारा कभी नहीं जाना है। ये सुन के मीरा की माँ हैरान हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद ऊपर रहने वाले बूढ़े आदमी ने उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हरकत करी है जिसकी वजह से वो अब ऊपर नहीं जाना चाहती। वो मीरा से पूछती है कि आखिर वहां पे क्या हुआ है, तो मीरा उसे ढंग से बता ही नहीं पा रही थी। ये सुन के उसकी माँ डिसाइड करती है कि उन्हें ये घर चाहिए ही नहीं क्योंकि ये जगह उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो आनंद से बोलती है कि मुझे ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो हम फिर से इस जगह को बदल देते हैं। लेकिन आनंद कहता है कि उनके पास अब और कहीं जगह नहीं है जाने के लिए क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई ड्रामा होता है और हम कितनी बार घर चेंज करेंगे। ये सुन के वो कहती है कि मुझे एक बाबा का आश्रम पता है और वहां वो कुछ दिनों के लिए जाके रह सकते हैं। ये सुन के आनंद उसकी बात मान लेता है और उसकी वाइफ ये सुन के हैरान हो जाती है
और सोचने लगती है कि आज तक कभी भी आनंद ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन आज अचानक उसने उसकी बात कैसे मान ली। उसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली को आश्रम में छोड़ देता है और बोलता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है और वो थोड़े दिन बाद वापस आ जाएगा। वो अपनी फैमिली को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब उसकी वाइफ और बेटी आश्रम में रहकर बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं, क्योंकि आश्रम के लोग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। वहीं पर एक मूर्ति बनाने वाला आर्टिस्ट भी होता है, जो मीरा को पसंद आने वाले शेप्स और डिजाइन बनाता है, और वो आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान होता है। इधर दूसरी तरफ आनंद सीधा उस पहाड़ी के एरिया में जाता है और वो उस बने हुए ईविल के मंदिर में जाकर रहने लगता है। अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो अपनी फैमिली को वापस लेकर एक बहुत ही बड़े घर में ले जाता है, लेकिन इस घर में पहले से ही एक लेडी रह रही होती है। जब वो रहने लगते हैं तो रात को आनंद अपनी बेटी को लेकर आधी रात में उस पहाड़ी वाले इलाके के पीछे वाले जंगल की तरफ ले जाता है। दरअसल जो भी वहां पर धार्मिक और काले जादू का रिचुअल करने वाले होते हैं, उन सब के लिए वो अपनी बेटी मीरा को यूज करने वाला होता है। जब वो जंगल के बीच पहुंचता है तो वहां एक आदमी अपने हाथ से बोरी लेकर आता है और उसके बाद वो मीरा के हाथ में उसे थमा देता है। मीरा उस बोरी को लेने से बहुत ज्यादा डर रही होती है, क्योंकि उस बोरी के अंदर कोई जिंदा चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा हिल रही थी। लेकिन उसका बाप बोलता है कि उस बोरी को पकड़ लो, क्योंकि ये सब तुम्हें ही करना होगा। और वो जबरदस्ती उस बोरी को मीरा से उठवा लेता है। उस बोरी को लेने के बाद मीरा और आनंद वापस अपने घर आ जाते हैं, और घर आते ही मीरा बहुत ज्यादा डर गई होती है। वो सीधा अपनी माँ के पास जाकर बोलती है कि माँ, मुझे पापा के साथ मत भेजा करो, उन्होंने मुझे कुछ पैसे कमाने के लिए भेजा था और उस बोरी के अंदर कोई जिंदा था, और मुझे उसके अंदर क्या है ये देखने से भी डर लग रहा है। ये देखकर मीरा की माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि आनंद ने अपनी वाइफ को एक कमरे के अंदर लॉक करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की मदद नहीं कर पा रही थी। आनंद ने वहां पर एक फेक डॉक्टर भी बुलाया हुआ था, जो कि उसकी बीवी को इंजेक्शंस देता था, ताकि उसकी बीवी कमजोर पड़ जाए और वो बेहोश ही रहे और वो वहां से भागने का सोच भी ना सके। उसके बाद वो अपनी बेटी मीरा को लेकर एक कमरे में जाता है और उस बैग को भी उठाकर वो उस कमरे के अंदर रख के लॉक कर देता है। जब वो देखती है कि आखिर उस बोरी के अंदर क्या है, तो पता चलता है कि उसके अंदर एक काली रंग की जिंदा बिल्ली है और उस कमरे के अंदर डालकर उसे बंद कर दिया गया होता है। अब एक कमरे के अंदर वो छोटी बच्ची और वो बेजुबान जानवर दोनों को रखा जाता है, और आनंद बाहर से अपने रिचुअल्स को स्टार्ट कर देता है। वो बाहर पत्थर से बनी हुई डरावनी देवी देवता की मूर्तियों पर वो फोटोज रखता है और जीभ निकालकर वो भयानक मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है, कमरे के अंदर शांत बैठी हुई बिल्ली अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, और बिल्ली के चिल्लाते ही वो कहता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है, अब इस बिल्ली की बलि देनी ही पड़ेगी, और उसके बाद मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये कहकर वो मीरा के हाथ में एक रस्सी देता है और बोलता है कि बिल्ली के गले में फंदा डालकर उसे जोर से खींच दो। अब वो बेचारी छोटी बच्ची अपने बाप के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वो उस बेजुबान बिल्ली के गले में फंदा डालकर खींच देती है, और बिल्ली तड़प तड़प के वहीं पे मर जाती है। बिल्ली के मर जाने के बाद उसके शरीर को उठाकर घर के पीछे ले जाकर वो दफना देता है, और उसका रिचुअल यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ऐसा करते ही वो काफी पैसे कमा लेता है, और अब वो अपनी बेटी का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि वो दूसरों के लिए वो ब्लैक मैजिक किया करता था और उसके बदले लोग उसे ढेर सारे पैसे देते थे। अब वो दूसरों के क्राइम्स के ऑर्डर लेने लगता है, यानी अगर किसी को क्राइम करवाना था तो वो सीधा उससे ब्लैक मैजिक के जरिए करवा सकते थे, और उसको ढेर सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं। हर बार वो रात के अंधेरे में जंगल के अंदर जाकर काली बिल्ली लेकर आता है, और उसी तरह से वो रिचुअल अपनी बेटी से करवाता है ताकि वो ढेर सारे पैसे कमा सके। लेकिन वो ये नहीं समझता कि उसकी बेटी मीरा बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है, अब बाहर की दुनिया को कुछ भी पता ना चले, इसीलिए वो घर के सारे रास्ते और ओपनिंग को बंद कर देता है, और वो हमेशा इसको लॉक रखता है ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। अब मीरा रोज एक बिल्ली को मारा करती थी, और उस बिल्ली का दर्द वो सह नहीं पा रही थी, इसीलिए उसकी आंखों के सामने बिल्ली जैसी शक्ल वाली एक लड़की दिखने लगती है, और वो उसकी इमेजिनरी फ्रेंड बन जाती है, और उसे लगता है कि वो बिल्ली की रूह है। मीरा उस शक्ल से बात करना शुरू कर देती है, और उससे बात करते करते ही मीरा अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बताती है। वो कहती है कि वो इस घर के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें झेल रही है, और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। उसकी माँ को उससे अलग कमरे में बंद करके रखा गया है, और उसकी माँ भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ी रहती है। ये सारी बातें मीरा अपनी इमेजिनरी फ्रेंड को बता रही होती है। इस घर में उन लोगों की देख रेख के लिए एक और लेडी होती है, और ये लेडी रात के टाइम आनंद के साथ रहकर छोटी मीरा और उसकी माँ ललिता दोनों को टॉर्चर करती रहती है। वो पूरी तरह एक डायन की तरह ही बिहेव करती है, और इस घर के अंदर उस लेडी का पूरा कंट्रोल आ चुका होता है। ऐसे ही घर के अंदर इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बुरी चल रही होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बंदा मीरा से मिलने के लिए आता है, जो कि मूर्ति बनाने वाला बंदा था, जो कि मीरा से काफी अच्छी तरह बात किया करता था।
वो मीरा का एड्रेस ढूंढकर वहां पे पहुंच गया था और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पे मीरा और उसकी माँ से मिलने आया है। लेकिन वो लेडी कहती है कि काफी दिनों से ललिता की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने रूम के अंदर ही रहती है। ये बहाना बनाकर वो उसे वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उस आर्टिस्ट को वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ लगती है, क्योंकि जब वो उस घर के अंदर आया था तो उसे पहले ही शक हो गया था कि जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मीरा और ललिता से मिलने आया हूँ और उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये देखकर वो लेडी पहली बार जहाँ ललिता को लॉक किया था वो उस रूम का दरवाजा खोल देती है और अंदर जाते ही वो तुरंत ललिता को इंजेक्शन देने के लिए जाती है। लेकिन इसी वक्त ललिता अचानक हिम्मत करके उस लेडी का गला पकड़ लेती है और बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल कर देती है। उस लेडी को मारने के बाद वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकल के आ जाती है और बाहर आकर वो उस आदमी से मिलती है और उसे सारी बात बताती है और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है। उसके बाद ललिता मीरा के रूम में जाती है और उससे मिलती है और वो देखती है कि मीरा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कई दिनों तक किसी से बात ना होने के कारण वो सिर्फ अपने इमेजिनरी फ्रेंड यानी उस बिल्ली दिखने वाली लड़की से ही बात करती है। ये देखकर ललिता हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो तुरंत डिसाइड करती है कि जिसने भी ये सब किया है वो उसे सजा जरूर देगी। उसके बाद रात को ललिता और मीरा मिलकर प्लान बनाती हैं और डिसाइड करती हैं कि आनंद को उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उनका प्लान ये होता है कि आनंद जब शराब पीता है तो वो हमेशा सोडा के साथ ही मिक्स करके पीता है, इसीलिए वो डेली यूज होने वाले उस बेहोशी के इंजेक्शन को उसके सोडा में मिक्स कर देती है और आनंद को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और रात को वो उसी सोडा के साथ वो शराब पी लेता है। उसके पीने के बाद ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद ललिता बाहर आती है और वो एक बड़ा सा डंडा उठाती है और सोचने लगती है कि इस आदमी ने उसकी बेटी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस गुस्से में वो उसके सर पे जोर जोर से वार करती है और उसे मार डालती है। उसके बाद वो उसे बाहर लेकर जाती है और उसे फंदे से लटका देती है, क्योंकि दरअसल रिचुअल के बाद वो रोज जंगल में जाता था और उस बेजुबान जानवर को भी वो पेड़ पे लटका देता था। इसीलिए ललिता ने भी उसके साथ सेम ऐसा ही किया। अब मीरा और ललिता ने अपना बदला आनंद से ले लिया था और अगली सुबह घर के बाहर पुलिस और बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग ललिता और उसकी बेटी को वहां से रेस्क्यू करते हैं। जैसे जैसे वहां पर इन्वेस्टिगेशन होती है वैसे ही आनंद के सारे जुल्म सामने आने लगते हैं कि कैसे आनंद ने लोगों की अंधविश्वास का फायदा उठाकर बिल्लियों को मारा और उनके लिए ब्लैक मैजिक किया। अब आनंद का चेहरा सबके सामने आ जाता है और सभी लोग उस पर थूकने लगते हैं और उसकी बेटी और बीवी अब सेफ होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें ये बताया गया है कि अंधविश्वास पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंधविश्वास करेंगे तो सामने वाला आपसे पैसे लेगा और आपका फायदा उठाएगा और वो तो अमीर होता चला जाएगा लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।